नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से मैं अनंत सोनी विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके सामने फिजिक्स के जो उष्मा चैप्टर है उसी का एक नए टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस टॉपिक में हम आज प्रैक्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे जिनका संबंध उष्मा से है। जैसे दोस्तों रेफ्रिजरेटर, एसी और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आप सभी का प्यार हमेशा इसी तरीके से बना रहे, हम सभी पर माता पिता का आशीर्वाद बना रहे और इस तरीके से हम अपने अध्यापन को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसी क्रम में आइए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है आज का हीट इंजन। हीट इंजन होता क्या है? एक्चुअली नाम से लग रहा है हीट इंजन, मतलब हीट का, उष्मा का यूज करके कार्य में कन्वर्ट करना हीट इंजन कहलाता है दोस्तों। उष्मा का उपयोग करके कार्य में कन्वर्ट करना दोस्तों क्या कहलाता है? इंजन कहलाता है। तो आप ऐसे देखिए कि हीट इंजन में होता कुछ नहीं है, उष्मा का उपयोग करके यांत्रिक कार्य में कन्वर्जन हीट इंजन कहलाता है। हीट इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आईसी जिसका मतलब होता है आंतरिक दहन, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, और एक होता है दोस्तों ईसी एक्सटर्नल, मतलब बाह्य कंबशन, बाह्य दहन और आंतरिक दहन। आंतरिक दहन का मतलब होता है सिलेंडर में आपका कंबशन हो रहा है, मतलब एक बड़ा सिलेंडर है उसी में जैसे कि आपकी जो भी पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं, हमारे चारों तरफ की जो गाड़ियाँ होती हैं जो पेट्रोल से चलती हैं, जो डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं, ये सभी इंटरनल कंबशन इंजन में होते हैं। और स्टीम इंजन जो होता है वो एक्सटर्नल, मतलब बाह्य। वहाँ पर ये स्टीम इंजन है दोस्तों, और यह है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन आईसी जो पार्ट है, मतलब आंतरिक दहन का आईसी इंजन जो होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं, और बाह्य दहन इंजन का उदाहरण है स्टीम इंजन दोस्तों। उष्मा इंजन या हीट इंजन के बारे में हमारे इतने ही महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट हमारे लिए एक है वर्ड रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक। दोस्तों अगर प्रशीतक की बात करें, रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो यह लगभग क्या हीट इंजन का लगभग आप देखेंगे डायग्राम उल्टा होता है। हीट इंजन का डायग्राम अगर हम बनाएं दोस्तों, तो इसमें ये हीट इंजन का सपोज करिए एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर T1 है, और ये आपका हीट से वर्क में कन्वर्ट हुआ तो कुछ वेस्ट होगा, वेस्ट के रूप में ये है Q2। ये क्या है दोस्तों? Q2। यहाँ पर वेस्ट हीट गया, ये है W दोस्तों। हीट का किस में कन्वर्जन हो गया है? वर्क में कन्वर्जन हो गया है। तो ये हीट इंजन है दोस्तों। और हीट इंजन का जस्ट देखिए रिवर्स आपका रेफ्रिजरेटर होता है। इसमें एक भाग आपका जिसका टेम्परेचर लोअर होता है और एक भाग होता है हायर टेम्परेचर। अब आप ये देख सकते हैं कि हायर टेम्परेचर का मतलब जब आप कोई चीज़ रखते हैं तो वह उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और जो चीज़ें रेफ्रिजरेटर में पहले से होती हैं जो सर्कुलेट करते रहते हैं, रेफ्रिजरेंट जिसको बोलते हैं, जो आपके रेफ्रिजरेटर में कूलेंट का काम करते हैं, वो हमेशा ठंडक वही प्रदान करते हैं, उनका लोअर टेम्परेचर होता है। अब ये लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर उष्मा का प्रवाह, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर उष्मा का प्रवाह, क्योंकि लोअर टेम्परेचर का हीट जो है वो हीट को हमें हायर टेम्परेचर से मैच कराना है, हायर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर लेके जाना है, ताकि हमारा जो बॉडी है, जो एक्सटर्नल बॉडी है, जो हमने कोई चीज़ रखा हुआ है वो ठंडा हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ा दोस्तों? एक एक्सटर्नल वर्क, एक कंप्रेसर का यूज करके हम एक बाहर से एक वर्क करना यूज करते हैं। आप देखेंगे रेफ्रिजरेटर में, इस मतलब रेफ्रिजरेटर में आप देखेंगे हम एक कंप्रेसर का यूज करते हैं। नीचे पीछे के साइड देखेंगे तो वह एक बाह्य कार्य करता है, मतलब एक्सटर्नल वर्क के रूप में कार्य करता है, जो क्या काम करता है कि हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर
भेजता है। क्योंकि दोस्तों हम इस बात का जिक्र बहुत पहले कर चुके हैं कि हीट का स्वतः अगर आप ट्रांसमिशन चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के कार्य कर सकता है। लेकिन अगर दोस्तों हीट को लोअर टेम्परेचर से आप चाहते हैं हायर टेम्परेचर की ओर लेकर के जाएं, तो हमेशा आपको एक एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी सिद्धांत पर हमारा रेफ्रिजरेटर दोस्तों काम करता है। और कहा जाता है ये रेफ्रिजरेटर का जो सिद्धांत है वो जस्ट हीट इंजन के विपरीत है। हीट इंजन में हमें वर्क मिलता है और रेफ्रिजरेटर में वर्क देना पड़ता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में हमें हीट का ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की ओर करना पड़ता है। इसीलिए रेफ्रिजरेटर ऐसा कहा जाता है कि हीट इंजन का जस्ट उल्टा है। नेक्स्ट है दोस्तों एयर कंडीशनर, वातानुकूलन या वातानुकूलक क्या होता है, एयर कंडीशनर क्या होता है। नाम से ही लग रहा है एयर को कंडीशन कर दिया, हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर दिया एयर को। तो एयर कंडीशनर में क्या होता है, कमरे का तापमान दोस्तों, कमरे की आर्द्रता और हवा की गति ये सभी नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा? एसी के द्वारा दोस्तों। एसी के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, कमरे का तापमान और आर्द्रता और हवा की गति ये सभी क्या किया जाता है दोस्तों, नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों वातानुकूलन एसी में एक टॉपिक जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है वो हमें याद आ गया। अक्सर जब हम एसी को परचेस करने चाहते हैं तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं हमारा कमरा कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम एसी को लेने जाते हैं। और एसी को लेने के लिए हम टन का यूज करते हैं कि हमें 1 टन का एसी चाहिए, हमें 1.5 टन का एसी चाहिए, हमें 3 टन 2 टन जो भी है उतने टन का एसी चाहिए। तो क्या ये टन का एसी, अगर हम बोलते हैं 1.5 टन का एसी चाहिए, तो क्या ये वेट बताता है कि ये 1.5 टन हमारा वेट होना चाहिए एसी का? दोस्तों आज हम इसी टन के बारे में क्योंकि एसी टॉपिक आया था तो हमारे दिमाग में आया था कि ये जो एक वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, इसको हम आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों जो टन होता है, टन एक्चुअली होता क्या है, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम को टन बोलते हैं। तो 1000 किलोग्राम के बर्फ़ को, 1000 किलोग्राम बर्फ़ को ठंडा करने के लिए हमें हीट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 24 घंटे में 1000 टन बर्फ़ को पानी में बनने के लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होता है वह 1 टन कहलाता है। तो अब सर ये तो हीट मतलब आप बर्फ़ है, आप बर्फ़ ले लिए दोस्तों, बर्फ़ ले लिए और बर्फ़ के बाद आप उसको पानी में बदल रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, बर्फ़ में हीट दे रहे हैं। लेकिन कब? 24 घंटे में दोस्तों। और ये कितना बर्फ़ है दोस्तों, 1000 किलो बर्फ़ है। 1 टन अगर है, 1 टन अगर एसी है तो 1 टन मतलब 1000 किलो बर्फ़ को 24 घंटे में बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा वह 1 टन कहलाता है। अब ये जो हीट हम सोचिए ये हीट अगर 1000 किलो वाला हीट, 1000 किलो के बर्फ़ को अगर हम पानी में बदल रहे हैं, जितना हमें हीट की ज़रूरत पड़ रही है उतना हीट अगर हम अपने कमरे में से बाहर निकालें 24 घंटे में, तो बर्फ़ के पिघलाने में जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है अगर उतना हीट हम अपने कमरे से निकाल ले बाहर, तो वह दोस्तों 1 टन कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या है दोस्तों? हमने फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। 3 लॉ है दोस्तों। हमने पढ़ा हुआ था परम शून्य ताप, जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर तो हम पता कर नहीं सकते, लोअर टेम्परेचर हमें पता है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लोअर टेम्परेचर को हम परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से पता होता है दोस्तों। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम हमें बताता है कि किसी पदार्थ या निकाय का तापमान को परम शून्य तक घटाया नहीं जा सकता है। हम परम शून्य तक प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ये प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। ये कौन बता रहा है? ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं लेकिन परम शून्य ताप तक पहुंचना संभव नहीं है। यह ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम बताता है। दोस्तों आज का नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है, कितने तरीके से किया जा सकता है, आज हम वो पढ़ेंगे
चालन, संवहन और विकिरण बहुत कॉमन टर्म है दोस्तों। अक्सर हम लोग हाई स्कूल से पढ़ते चले आते हैं कि चालन क्या होते हैं, संवहन क्या होते हैं और विकिरण क्या होते हैं। चालन में क्या होते हैं, जो मीडियम के, जैसे सपोज करिए अगर एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी के जो एटम होते हैं वो आपस में एकदम टच होते हैं। अगर वो आपस में टच होते हैं, अगर कंपन करके वो उष्मा का स्थानांतरण बिना अपने स्थान से हिले डुले कर लें, इस जगह से इस जगह तक उष्मा का स्थानांतरण, तो इसको बोलते हैं चालन। अब जब माध्यम के कण अपना स्थान छोड़ करके, जैसे पानी, अगर पानी को अगर हम हीट करते हैं नीचे से, तो नीचे वाला जो पार्टिकल है वो गर्म हो जाएगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा गर्म होकर के, फिर ठंडा वाला फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे सर्कुलेट होकर के पूरा पानी गर्म हो जाता है। ये संवहन है। विकिरण में आप ध्यान दीजिए, जैसे कि बहुत दूर से एक सूर्य है और ये एक पृथ्वी है, इस सूर्य से जो किरणें निकलती हैं यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती हैं और यही उष्मा है। लेकिन यह विकिरण के रूप में जो उष्मा निकलता है यह तभी उष्मा में कन्वर्ट होता है, और विकिरण जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, और अगर माध्यम एकदम पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो आराम से बिना उष्मा का क्षय किए यह चलता रहता है। यह विकिरण की उष्मा, यह विकिरण की क्वालिटी है कि जब तक उसके सामने कोई अपारदर्शी, या पृथ्वी अगर आया है तो वह अपारदर्शी है पृथ्वी, इसीलिए वो पृथ्वी से टकरा करके पृथ्वी पर अपनी उष्मा विकिरण क्या करता है, दे देता है। लेकिन सोचिए जहाँ से ट्रेवल कर रहा है, जहाँ से सूर्य से निकला हुआ विकिरण, बीच में इतने मीडियम पड़े हुए हैं, बीच में अपने हीट को लॉस नहीं किया, वह कहाँ पर लॉस किया, आकर के पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी एक अपारदर्शी वस्तु है, यह क्वालिटी होता है। और संवहन में हमें बात जो याद करने की ज़रूरत है कि संवहन द्रव और गैस में संभव है, लेकिन ठोस में संवहन के द्वारा हीट का ट्रांसफर संभव नहीं है। उष्मा का स्थानांतरण अगर आप चाहते हैं ठोस में उष्मा का स्थानांतरण संवहन के द्वारा हो, तो यह भी संभव नहीं है। एक चीज़ और भी बता दें आपको कि पारा हमें दिखता द्रव है, लेकिन उसको आप चाहते हैं उसमें उष्मा का स्थानांतरण, जैसे कि पारा हमें यूज करते हैं थर्मामीटर में, तो पारा को लेकर के कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं कि पारे में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों बता दें, आज पारे में उष्मा का स्थानांतरण, उष्मा का स्थानांतरण पारे में चालन विधि के द्वारा होता है। क्योंकि आपको लगता होगा कि पारा तो लिक्विड टाइप का लगता है, तो पारा में संवहन के द्वारा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पारा में उष्मा का स्थानांतरण चालन के द्वारा होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। चालन में माध्यम के कण अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन संवहन में माध्यम के कण अपना स्थान छोड़ देते हैं, जैसा कि हम आपको बताए थे, माध्यम के कण छोड़ दिए थे। और चालन में स्थान नहीं छोड़ते हैं, केवल कंपन के द्वारा अपना हीट का ट्रांसफर एक छोर से दूसरे छोर की तरफ कर देते हैं, और यह है विकिरण दोस्तों। उष्मा के स्थानांतरण में इतने ही महत्वपूर्ण बातें थी। आइए आज हम बात नेक्स्ट करते हैं आदर्श कृष्ण पिंड। दोस्तों हमारे जीवन में हमारे चारों तरफ आदर्श, हर चीज़ की कल्पना तो की जाती है, लेकिन आदर्श होना संभव होता ही नहीं है। किसी भी चीज़ का आदर्श, परफेक्शन संभव ही नहीं दोस्तों। इम्परफेक्शन होगा ही होगा। इसीलिए आदर्श कृष्ण पिंड, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, हम बात तो कर रहे हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, लेकिन ये संभव नहीं है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब होता है कि जो अपने तल पर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं। मतलब अगर उनके ऊपर संपूर्ण विकिरण गिरता है तो वह उसको क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। उनकी तरंगदैर्घ्य कुछ भी तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण किसी अगर आदर्श ब्लैक बॉडी पर गिरती है तो वह पूरा का पूरा उसको अवशोषण कर लेती है। लेकिन दोस्तों खेद ये है, कष्ट की बात यह है कि कोई भी आदर्श कृष्ण पिंड मौजूद ही नहीं है। आदर्श कृष्ण पिंड की बात क्या करें, आदर्श कोई भी चीज़ संभव है ही नहीं दोस्तों। नेक्स्ट, अगर काजल और प्लेटिनम ब्लैक भी अगर बात करें, काजल भी हद तक काला होता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि अपने ऊपर गिरने वाले सभी विकिरण को अवशोषण कर ले। चाहे उसकी कोई भी तरंगदैर्घ्य हो विकिरण का, जरूरी नहीं कि वो सभी को अवशोषण कर ले, कुछ न कुछ उसको उत्सर्जन करना ही है। तो इसीलिए, या नहीं भी कर पाती है, इसीलिए कहा जाता है आदर्श कृष्ण पिंड संभव नहीं है दोस्तों। आज ये टॉपिक को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आपको जैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा दोस्तों। हमारा प्रयास कैसा रहा आपको आप तक यह पहुंचाने के लिए।
आप इसको अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और यह दोस्तों अपने दोस्तों इसको अगर आपको लगा हो कि यह कुछ सार्थक मेहनत हुआ है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पर तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आए हैं नए तो कम से कम जैसे आपको कोई दूसरा बताया है वैसे आप अपने दोस्तों को बताइए। इसी प्रकार से पेयरबिंद पाठशाला के परिवार को हम और आपकी ज़रूरत है दोस्तों। ऐसा ही आप अपना प्यार बनाए रखिए, माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहे। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।